जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 30 तारीख का जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो यह है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान के कुछ प्रावधानों नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों, आलघु शीर्षक से संविधान लेख 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में शामिल हैं। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। मतलब ये जो है ये सभी संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हो गए थे। और आगे देख लेते हैं। आगे है, संविधान के शेष प्रावधान प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इस संविधान को संविधान में इसके प्रावधान की तिथि के रूप में संदर्भित प्रारंभ की तिथि के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में चुना गया था। इस दिन 1930 में आईएनसी के लाहौर सत्र, मतलब आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, सत्र 1929 के संकल्प के बाद पूर्व स्वराज दिवस मनाया गया था। आगे है, संविधान के प्रारंभ के साथ 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम बाद के अधिनियम में संशोधन या पूरक के साथ सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि विशेषाधिकार परिषद अधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन जारी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? शिफ्ट नंबर फर्स्ट में खुशवंत सिंह है। इससे कुछ फैक्ट है। ट्रेन टू पाकिस्तान पहली बार 1956 में प्रकाशित आधुनिक भारतीय कथा का एक प्राचीन इतिहास साहित्य है। यह खुशवंत सिंह के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। यह 1947 के भारत के विभाजन के बारे में एक छोटी परंतु शक्तिशाली कहानी है। पूरा देश विभाजन के कहर और सिखों मुसलमानों के बीच दंगों से हिल गया था। खुशवंत सिंह ने मानो माजरा और काल्पनिक शहर के माध्यम से समुदायों द्वारा मादा किए गए इन त्रासदियों को साहसपूर्वक उजागर किया। खुशवंत सिंह की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द सिख को सिख इतिहास पर सबसे एक आधिकारिक कार्य माना जाता है। खुशवंत सिंह एक भारतीय उपन्यासकार, पत्रकार और वकील थे। कई प्रतिभाओं के धनी, उन्होंने समान लगन और कड़ी मेहनत के साथ भारतीय कानूनी प्रणाली, भारतीय पत्रकारिता और साहित्य की सेवा की थी। उन्हें अपने जीवन काल में बहुत प्रशंसनाओं और नवाजा गया था। इनकी कुछ फैक्ट और अवार्ड इनको दिया गया। इनमें 1974 में पद्म भूषण, ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध के कारण उन्होंने इन्हें वापस कर दिया। पंजाब रत्न अवार्ड 2006, पद्म विभूषण 2007, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2010, टाटा लिटरेचर लाइफ अवार्ड 2013, किंग्स कॉलेज लंदन फेलोशिप 2014 शामिल है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर इसमें ढाका। म्यांमार संकट के बीच भारत
बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की थी? अगला बिम्स्टेक का पूरा नाम बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी पहल है। इसका गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा बिम्स्टेक का पूरा नाम बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी पहल है। इसका गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अगला इसका देख लेते हैं फैक्ट लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के तकनीकों और आर्थिक सहयोग करना। बिम्स्टेक के अध्यक्ष सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है। श्रीलंका बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है और इसके सदस्य देख लेते हैं कौन कौन है। तो बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ठीक, और देख लेते हैं आगे क्या दिया इसका फैक्ट में। यह निम्नलिखित में क्षेत्रों में काम करता है। वो कौन कौन क्षेत्र हैं वो देखते हैं। आतंकवाद निरोध एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, लोगों से लोगों का संपर्क, संस्कृति सहयोग और जैसे गरीबी उन्मूलन करना और भी है। ठीक ना, और एक दिया है जलवायु परिवर्तन और भी है इसके, जैसे गरीबी उन्मूलन करना। ठीक, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा है लिखा कैसे प्रश्न आया था, पंजाब का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो पंजाब का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो वो क्या है, लोहाड़ी है। ठीक ना, कौन सा है, लोहाड़ी। तो इसके कुछ फैक्ट देख ले लोहाड़ी के बारे में क्या है। यह पंजाब का मुख्य त्यौहार क्या है, लोहाड़ी है। यह एक लोकप्रिय शीतकालीन फसल उत्सव है जो 13 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और क्या है, यह त्यौहार रबी की फसलों की कटाई का प्रतीक है और नई शुरुआत का जश्न मनाता है। अब लोहाड़ी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, ये उत्सव क्या है। तो उत्सव देखिए, लोहाड़ी के दिन अलाव जलाया जाता है और लोग इसके चारों ओर नाचते गाते हैं। भोजन में क्या क्या बनता है इस दिन, विशेष रूप से तिल, मक्का, मूंगफली, गाजर, सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई जाती है। ठीक, यहाँ पर गजक नहीं, वो गाजर है। ठीक, अगला प्रश्न है महत्व देख लेते हैं इसका। लोहाड़ी प्राकृतिक और फसल के साथ लोगों के गहरे संबंध का प्रतीक है। ठीक ना, लोग एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ के इसमें। अगला प्रश्न 5 नंबर का दिया है, लिखा पौधे के किस भाग में जल का परिवहन होता है, यानी जल किससे जाता है। तो जल जाता है जाइलम। पौधे के 2 भाग है, तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो उसमें फोड का परिवहन होता है, जाइलम से जल का। ठीक ना, आप इसको याद भी कर सकते हैं, फ्लोएम से फोड और जाइलम से जल। और जाइलम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पौधों में जल मुख्य रूप से जड़ों और पौधों के बाकी हिस्सों तक जाइलम नामक एक विशेष ऊतक के माध्यम से ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है। ठीक ना, जाइलम वाहिकाओं और वाहिनियों को नेटवर्क बनाता है जो एक पाइपलाइन के रूप में कार्य करता है तथा जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पानी में घुले हुए खनिजों को ले जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा सुगम होती है, अर्थात पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण जो चूषण बल द्वारा उत्पन्न करता है, जो जाइलम के माध्यम से पानी को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर का। लिखा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। ठीक, 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। संविधान सभा ने ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, ऐसे प्रश्न बार बार आए थे, तो देख लेना। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा को 6 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधान के तहत किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे पहले, उसके बाद नहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, और क्या है, संविधान सभा ने HC मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष की नियुक्ति की। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक ना, ये BN वही राव थे, सरदार पटेल और जो BN राव मिलकर जो है देश को सभी जो राज्य थे उनको एक किए थे। ठीक, अब हम अगला प्रश्न 7 नंबर का। ऐसे एक प्रश्न आया था कि सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है, वो है हरियाणा। ठीक ना, कौन सा, हरियाणा। तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। लिंगानुपात देख लेते हैं तो एक जनसंख्या संकेतक जिसकी गणना जनसंख्या प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या शायद इसमें नहीं दी है के रूप में की जाती है।
लिखा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कारण हरियाणा में ऐतिहासिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में लिंगानुपात कम रहता है। राज्य में लिंगानुपात को सुधारने के लिए प्रयास और नीतियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। लिंगानुपात किसी क्षेत्र में लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय लिंगानुपात के प्रति 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं था। भारत में लिंगानुपात में महिलाओं की स्थिति सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उच्च लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व के है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये पूछा गया था। तो यह है राजस्थान। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 102 व्यक्ति हैं। पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में पिछले दशक 2001 से 2011 में बिहार की जनसंख्या में 25.42 की वृद्धि हुई है। राज्य की जनसंख्या अनुमानित रूप से 10.41 मिलियन है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं, जबकि सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल की किस परत को मौसम की घटनाएं होती हैं? मतलब पूछ रहा है किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देख लेते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडली की प्रारंभिक और सबसे निचली परत है, जिसमें ग्रही वायुमंडली के कुल द्रव्यमान का 75% जल वाष्प और एरोसोल के कुल द्रव्यमान का 99% शामिल। और यह वह जगह है जहां अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आगे है, क्षोभ मंडल का तापमान क्षोभ सीमा वह वायुमंडलीय सीमा जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, पर बनने वाली व्युत्क्रमित परतों के कारण उच्च ऊंचाई पर कम हो जाती हैं। हवा का तापमान कम होने के संतृप्त वाष्प दाब भी कम हो जाते हैं, अथवा अधिकांश ऊंचाई पर ऊपरी क्षोभ मंडल में जल वाष्प की मात्रा को कम हो जाती हैं। आगे है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को ढकता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इसे ग्रही की सतह के करीब रखता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों की पत्तियों से पानी का निकलना क्या कहलाता है? ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, पौधों से पत्तियों का निकलना। आगे है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देख लेते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों अपनी पत्तियों की सतह से पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडली में छोड़ते हैं। आगे है, यह पानी जड़ों से अवशोषित होती हैं और फिर पौधों के विभिन्न हिस्सों से गुजरता है, पत्तियों के तक पहुंचता है, जहां यह रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है, खासकर गर्म मौसम में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें कथन दिए हुए हैं, कोई भी राज्य स्वयं संघ से ये अलग नहीं हो सकता है। कथन दूसरा है, प्रत्येक राज्य अपनी विदेशी नीति स्वतंत्र रूप से बना सकता है। अगला कथन है, तीसरा नंबर है, राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना मुद्रा छापने का अधिकार है। तो इससे जो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, राज्य खुद से संघ के अलग नहीं हो सकता है। भारत और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारतीय संघवाद भारत एक संघीय प्रणाली है, लेकिन यह सरकार की एकात्मक प्रणाली की ओर अधिक झुकाव रखता है। इसे कभी कभी अर्ध संघीय प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक प्रणाली दोनों विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ और शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। और है, संविधान की सर्वोच्चता भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, IMEC मतलब कॉरिडोर से 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इसमें देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEC
IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए हुए हैं, IMEC का उद्देश्य भारत को सीधे अमेरिका से जोड़ना है। IMEC परियोजना भारत, मध्य पूर्व और यूरोपीय को रेलवे और समुद्री मार्ग से जोड़ना है। कथन तीसरा है, IMEC केवल तेल और गैस परिवहन के लिए बनाया गया है। तो इसमें इसका आंसर है कथन दूसरा है जो सत्य है। कथन दूसरा, बाकी सब असत्य हैं। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। परिचय, IMEO एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पहल है जिसे नई दिल्ली में वर्ष 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसे हस्ताक्षरकर्ता में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं। और आगे हैं, यह पहल वर्ष 2021 में G20 द्वारा शुरू की गई थी। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGI का एक हिस्सा है। आगे है, IMEC का उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता के अक्षुण्ण रखते हुए पारदर्शी, संधारणीय और प्राण मुक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर इसे चीन की बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक व्यवहार्य विकल्प बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट, IMEC का शुभारंभ G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ। कथन नंबर 2 है, इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़कर व्यापार मार्ग को सुदृढ़ करना है। कथन नंबर 3, IMEC केवल एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। इसमें का आंसर हो जाए कथन 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन, है ताम्रपाषाण सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट, ताम्रपाषाण सभ्यता ने धातु तांबा का उपयोग करना हड़प्पा वासियों से सीखा। कथन नंबर 2 है, ताम्रपाषाण लोग खेती और पशुपालन करते थे जिसका प्रभाव हड़प्पा से पड़ा। कथन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता ने ताम्रपाषाण लोगों से नगर नियोजन की कला सीखी। इसमें कथन पहला और दूसरा सत्य है। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ताम्रपाषाण सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही भारत के प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण चरण ताम्रपाषाण सभ्यता, जिसे तांबा पाषाण युग भी कहा जाता है, नवपाषाण युग के बाद और कांस्य युग की अवधि को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य ने पत्थरे के साथ साथ तांबे का भी उपयोग शुरू कर दिया था। अगला फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, एक कांस्य युग की शहरी सभ्यता थी जो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक फली फूली। अगला क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को मुख्यतः समाधि कब्र में दफनाया जाता था। अगला कथन है, मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि कब्र में रखे जाते थे। अगला कथन है, हड़प्पावासी मृतकों को जलाने, अग्नि संस्कार की परंपरा का पालन करते थे। इसमें कथन सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही है। मृतकों और आमतौर पर दफनाया जाता था और कब्रों में उनके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी रखे जाते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अपने नियोजित शहरों में उन्नत जल निकासी प्रणाली और विशिष्ट दफन प्रथाओं के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कथन नंबर फर्स्ट, बल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट, बल फोर्स यानी का आयाम mlt की -2 होता है। कथन नंबर सेकंड, एनर्जी यानी कार, एनर्जी और कार वर्क के आयाम समान होते हैं। कथन नंबर फ्लांक, स्थिरांक h, इसको साइलेंट में कहा जाता है, का आयाम ml² t की -1 होता है। कथन नंबर 4, प्रेशर यानी दाब, का आयाम m1 l की -1 t की -2 होता है। इसमें कथन 2, 3 और 4 सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? ये 1909 में पारित हुआ था। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में माना जाता है, 1909 में पारित हुआ था। यह अधिनियम भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और भारतीय राजनीतिक दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना था। ये प्रश्न दिया था, लिखा बच्चों को निःशुल्क भोजन फ्री मील उपलब्ध कराने की योजना कौन वित्त पोषित करता है? ये कौन करता है? देखिए विकल्प में आए थे प्रश्न, लिखा UNICEF, ये ऑप्शन है, बी है नीति आयोग, और अगला ऑप्शन देखते हैं, सी है अक्षय पात्र फाउंडेशन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? अक्षय पात्र फाउंडेशन, ठीक ना। अब इस अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है, ठीक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु यानी भारत में है। यह फाउंडेशन प्रधानमंत्री पोषण अभियान को लागू करके कक्षाओं में भूख को खत्म करने का प्रयास करता है, ठीक। और देख लेते हैं क्या लिखा, मध्याह्न भोजन में कार्यक्रम, यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, ठीक। अब ये क्या है, अक्षय पात्र फाउंडेशन एक लाभकारी संस्था है और जो भारत गैर लाभकारी संस्था है, जो भारत सरकार के मिड डे मील कार्यक्रम के साथ साझेदारी में बच्चों को निःशुल्क पोषक भोजन उपलब्ध कराती है, ठीक ना। UNICEF और नीति आयोग सीधे मिड डे मील का संचालन फंडिंग नहीं करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है दिया है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? 107 पदक, ठीक ना। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लिखा, भारत ने हांगकांग 2023 में 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं। भारत ने 655 एथलीट के साथ 23 सितंबर से अक्टूबर तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझो में एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लिया। और देख लेते हैं। तो आज शायद ख़त्म हो गए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।